Hello children, in this video we are going to learn about the fourth topic of this chapter, life processes, that is excretion in plants and animals. Student, as we know that excretion is a process by which the waste product produced in the body of living organism are removed from the body. स्टूडेंट, एक्सक्रीशन वो प्रोसेस होता है जिसके दौरान वेस्ट प्रोडक्ट जो किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वैसे बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सब बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं, इन्हें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। तो इन एक्टिविटीज़ के दौरान जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसके रिमूवल के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट, सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वेस्ट का जो रिमूवल है वो सिंपली डिफ्यूज़न के द्वारा होता है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसके लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट किस तरह से वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है और वेस्ट प्रोडक्ट कैसे डिफ्यूज करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले कैसे डिफरेंट एनिमल्स में एक्सक्रीशन के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं अमीबा के बारे में। अमीबा वेस्ट मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिमूव करता है सिंपली बाय डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, जबकि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो जैसे कि अमोनिया एक्सक्रीट करता है। नाइट्रोजनस वेस्ट तीन तरह के होते हैं। एक तो नाइट्रोजनस वेस्ट में कोई एनिमल अमोनिया एक्सक्रीट कर सकता है, यूरिया एक्सक्रीट कर सकता है और यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर सकता है। अमीबा और फिशेस जो होते हैं ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, ह्यूमन बींग्स यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, जबकि जो बर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में। तो यहाँ पर हम अमीबा के बारे में देख रहे हैं। तो अमीबा कार्बन डाइऑक्साइड को तो सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ करा देता है, लेकिन अमोनिया को रिमूव करने के लिए वो वैक्यूल का इस्तेमाल करता है। एक वैक्यूल के अंदर अमोनिया जमा होता है अमीबा के सेल में, और उसके बाद जब वैक्यूल पूरी तरह से भर जाता है तो अमोनिया और वो वैक्यूल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के पास आता है, और वहाँ आने के बाद फिर वो सेल मेम्ब्रेन का जो वो पार्ट है सेल मेम्ब्रेन से जुड़ जाता है। सेल मेम्ब्रेन का वो पार्ट डिफ्यूज़ हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, और उसके बाद फिर सेल मेम्ब्रेन का वो जो पार्ट है वहाँ से बाहर वाला पार्ट वो बर्स्ट करता है, वो फटता है, और वैक्यूल के अंदर का जो भी अमोनिया होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक ऐसा वैक्यूल है जो अमीबा में पाया जाता है और इसका रोल है एक्सक्रीशन में, जबकि आपने यहाँ पर एक और वैक्यूल पढ़ा होगा शुरू में ही, फूड वैक्यूल, वो भी अमीबा में पाया जाता है, लेकिन उसका रोल है न्यूट्रिशन में। इसके बाद हम बढ़ते हैं स्टूडेंट अर्थवॉर्म की तरफ। हमारा दूसरा ऑर्गेनिज्म है अर्थवॉर्म।
अर्थवॉर्म के अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब वाले स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे नेफ्रीडिया कहा जाता है, और यही नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में काम करता है। सो स्टूडेंट प्लीज रिमेंबर दिस टर्म नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में काम करता है अर्थवॉर्म में, और उसके साथ साथ अर्थवॉर्म का जो स्किन होता है वो मॉइस्ट होता है। मॉइस्ट स्किन भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में फंक्शन करता है। इसके बाद स्टूडेंट आते हैं ह्यूमन बींग्स पे। ह्यूमन बींग्स में माइक्रोस्कोपिक थिन ट्यूब्यूल्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसे नेफ्रॉन, जिससे मिलकर के नेफ्रॉन बनता है, और नेफ्रॉन ही एक्सक्रीटरी यूनिट के रूप में काम करता है। और स्टूडेंट हमारे किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स एक साथ मिलते हैं तो हमारा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन बनता है जिसे किडनी के नाम से हम जानते हैं। तो स्टूडेंट हमारे किडनी में थिन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है स्टूडेंट वो है नेफ्रॉन, क्योंकि जो हमारा किडनी है, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी, ये भी बना हुआ है नेफ्रॉन से मिलकर के। और इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हमारे बॉडी में यूरिया का फिल्ट्रेशन जो है वो ब्लड से, किडनी का जो काम है वो ब्लड से यूरिया को फिल्टर करना है, लेकिन यूरिया का जो फॉर्मेशन है स्टूडेंट वो किडनी में नहीं होता है। कई बार यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, वो ये सोच लेते हैं कि किडनी में यूरिया का प्रोडक्शन होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यूरिया का प्रोडक्शन लीवर में होता है। लीवर में अनयूज्ड प्रोटीन्स का जब डिकम्पोजिशन होता है तो वहाँ पर यूरिया का प्रोडक्शन होता है हमारे लीवर में। सो द वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड प्रोटीन इन आवर लीवर। सो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में आते हैं। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में सबसे पहले हम जानते हैं जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं उनके बारे में। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसमें ह्यूमन बींग्स में ए पेयर ऑफ किडनीज, 2 किडनी पाए जाते हैं। ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, 2 यूरेटर्स होते हैं। फिर एक यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। सो इट इज़ वेरी सिंपल वन। ए पेयर ऑफ किडनीज, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये सारे ऑर्गन्स हैं। इनके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, आपको इस डायग्राम में now you can see in this diagram a pair of kidneys, then a pair of ureters, then 1 urinary bladder and 1 urethra. So these are the organs of human excretory system, and you can see that each kidney has a number of excretory units called nephron. हर एक किडनी में मिलियंस की संख्या में एक्सक्रीटरी यूनिट्स होते हैं जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। और इसके अलावा स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी। आपने इससे पहले पुल्मोनरी वेन और पुल्मोनरी आर्टरी के बारे में पढ़ा है।
पुल्मोनरी टर्म लंग्स से रिलेटेड है, जबकि यहाँ पर जो टर्म आप देख रहे हैं रीनल, ये टर्म किडनी से रिलेटेड है। तो रीनल आर्टरी स्टूडेंट वो आर्टरी है जो डर्टी ब्लड को किडनी में लाता है, और रीनल वेन के द्वारा जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक जाता है। और यहाँ पर दूसरे पिक्चर में स्टूडेंट आप देख सकते हैं ए पेयर ऑफ किडनीज और रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन को आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसको यूरिनरी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। In fact, human urinary system is a part of human excretory system, क्योंकि excretory system में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन हम करते हैं नेसल पैसेज से, है ना, लंग्स के थ्रू उसका एक्सक्रीशन करते हैं, जबकि जो वेस्ट प्रोडक्ट डाइजेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है उसका एक्सक्रीशन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा होता है। तो ये सारे जो सिस्टम हैं, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं वो भी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। और जो हमारा स्किन है वो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक पार्ट है, क्योंकि वो स्वेट को एक्सक्रीट करता है, पसीने को एक्सक्रीट करता है। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ ए ब्रॉड टर्म और यूरिनरी सिस्टम इसका पार्ट है। सिंपली यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं ये दोनों टर्म्स को यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो है किडनी, और किडनी का स्ट्रक्चर यहाँ पर हम पढ़ेंगे। और किडनी के स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम व्यू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। ये जो डायग्राम आपने पहले देखा ह्यूमन एक्सक्रीटरी और ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का जो ये डायग्राम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कुछ भी आपसे पूछा जाए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, तो आपको यही डायग्राम ड्रॉ करना है। बस आप ये याद रखें कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सिर्फ इतना ही नहीं होता, इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं। इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के ऊपर। तो द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये किडनी का लेवल डायग्राम है और उसके अंदर की कुछ चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर आप देखें, सबसे जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है नेफ्रॉन। चूँकि हम तो स्टूडेंट सबसे पहले हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। नेफ्रॉन में आप देखें दिस वन इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, दो पार्ट है मेनली, बोमेन्स कैप्सूल एंड ट्यूब्यूल। बोमेन्स कैप्सूल स्टूडेंट, ये जो आपको कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। दिस वन द कप शेप्ड स्ट्रक्चर। और ट्यूब्यूल, इसके पीछे से, इसके नीचे से ये जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको ट्यूब्यूल कहा जाता है।
तो स्टूडेंट नेफ्रॉन दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, बोमेन्स कैप्सूल एंड ट्यूब्यूल। और ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट तो ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है बोमेन्स कैप्सूल, इसके अंदर आपको कैपिलरी का कलेक्शन दिखेगा, मास ऑफ कैपिलरी दिखेगा, जिसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। यू कैन सी हियर मास ऑफ कैपिलरी, ये अंदर में मास ऑफ कैपिलरीज यहाँ जो पाया जा रहा है इसी को ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो यहाँ पर ये सारे टर्म्स हमने देखे और फिर ये देखे स्टूडेंट हमारा रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी डर्टी ब्लड को लाता है, डर्टी ब्लड रीनल आर्टरी से होते हुए आता है ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस में जब वो आता है ग्लोमेरुलस जो है ये कैपिलरीज का बना होता है, मास ऑफ कैपिलरीज होता है, और कैपिलरीज की जो वाल्स होते हैं वो बहुत थिन होते हैं। जब इनसे होकर के डर्टी ब्लड गुजरता है तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो फिल्टर्ड हो जाते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर्ड होकर के वो चले जाते हैं, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से फिल्टर्ड होकर के ट्यूब्यूल्स में चले जाएंगे, और फिर जो हमारा प्योर ब्लड है, जो हमारा प्योर ब्लड है वो आगे चला जाएगा कैपिलरीज में। आगे कैपिलरी का नेटवर्क है, इस तरह से जा रहा है, आप देख रहे हैं कैपिलरी का नेटवर्क, सॉरी दिस वन इज रॉन्ग। कैपिलरी का नेटवर्क बहुत ही फाइन जो आपको दिख रहा है इस तरह से, इस ट्यूब्यूल के चारों तरफ जो गया है वो कैपिलरी का नेटवर्क है। और ये फिर यहाँ से होते हुए यहाँ से ये होते हुए ये चल करके जा करके मिल जाता है, ये मिल जाता है आपको रीनल वेन से। इस तरह से ये रीनल वेन से मिल जाता है। तो हमारा जो प्योर ब्लड है, जो क्लीन ब्लड है, वो रीनल वेन में चला जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा कैसे किडनी फिल्टरिंग का काम करता है। किडनी में जो डर्टी ब्लड है वो रीनल आर्टरी के थ्रू आता है, और उसके बाद ये बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एंटर करता है, और यहाँ एंटर करने के बाद जब ये ग्लोमेरुलस से होकर के गुजर रहा होता है, मास ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस इनसे होकर के जब गुजर रहा होता है तो यहाँ पर जो डर्टी ब्लड है उसमें से वेस्ट फिल्टर्ड कर लिया जाता है, और वो वेस्ट जो है वो ट्यूब्यूल में चला जाता है, वो वेस्ट ट्यूब्यूल में आ जाता है, और जो हमारा प्योर ब्लड है वो आगे कैपिलरीज में चला जाता है। और फिर वो ये जो कैपिलरी देख रहे हैं आप, ये कैपिलरी फिर ट्यूब्यूल्स के को घेरते हुए, ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ घूमते हुए फिर ये वेन में जा कर के मिलता है, रीनल वेन में मिलता है। तो स्टूडेंट इसका कैपिलरी का ट्यूब्यूल के चारों तरफ घूमने के पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब वेस्ट फिल्टर्ड होता है, ट्यूब्यूल में वेस्ट फिल्टर्ड होकर के जाता है, तो उसके साथ साथ
कुछ इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस भी ट्यूब्यूल में चले जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, कुछ इम्पॉर्टेंट साल्ट जैसे पोटेशियम। तो ये सब जब फिल्टर्ड हो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एक्सेस वाटर, ये सब फिल्टर हो जाता है, तो इसे हमारा बॉडी रीअब्जॉर्ब करता है, उससे रीअब्जॉर्ब किया जाता है ट्यूब्यूल्स में। ये सब फिल्टर्ड होकर के, कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस भी फिल्टर्ड होकर के ट्यूब्यूल में चले जाते हैं, और इसलिए हमारा जो कैपिलरी है वो ट्यूब्यूल के चारों तरफ घूमते हुए जाता है, ताकि उस इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब किया जा सके। तो यहाँ से यहाँ पर से स्टूडेंट रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस का ट्यूब्यूल्स से, और उसके बाद जो हमारा क्लीन ब्लड है वो रीनल वेन के थ्रू चला जाता है। और फिर आप देखें, जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो फिल्टर्ड हुआ है, वो स्टूडेंट इस तरह से ट्यूब्यूल से गुजरते हुए आगे चला जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में, और फिर वो यहाँ से आगे जाने के बाद फिर वो यूरेटर में जाता है, और यूरेटर उसे कैरी करके ले जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ वो टेम्पररी स्टोर्ड रहता है, और उसके बाद यूरिनेशन के समय यूरेथ्रा के रास्ते वो एक्सक्रीट हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन इनसाइड आवर किडनी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम है, इसको आपको ड्रॉ करना, लेबल करना आना चाहिए, और इसके साथ साथ इसको एक्सप्लेन करना भी आपको आना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं वही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक बार फिर से देखिए, डर्टी ब्लड, एक बार फिर से हम वो स्टेप शुरू करते हैं। डर्टी ब्लड, डर्ट कंटेनिंग ब्लड, तो ये आया। सॉरी, इसके लिए हम एक कलर दे देते हैं। चलिए, हमने लिया ब्लू कलर, पहले भी हमने ब्लू कलर लिया था डर्टी ब्लड के लिए। चलिए, हमने सेलेक्ट किया है ब्लू कलर। तो ये डर्टी ब्लड है, और ये किससे आ रहा है? ये आ रहा है रीनल, सॉरी, लेट्स जूम इट। ये आ रहा है रीनल आर्टरी से, इट इज कमिंग फ्रॉम रीनल आर्टरी, डर्टी ब्लड आ रहा है। और फिर अब देखें, ये डर्टी ब्लड जब यहाँ पर आता है, ये है ग्लोमेरुलस, दिस वन इज ग्लोमेरुलस, ये मास ऑफ कैपिलरी है, और ये ग्लोमेरुलस किसके अंदर है? बोमेंस कैप्सूल के अंदर है, इसको बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। तो बोमेंस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस से होकर के जो कि कैपिलरी का कलेक्शन है, उससे होकर के जब डर्टी ब्लड गुजर रहा होता है, तो उसमें से वेस्ट फिल्टर्ड होकर के कहाँ चला आता है? आप देख सकते हैं एरो नीचे की तरफ बना हुआ है, ये एरो, ये फिल्टर्ड होकर के चला आता है ट्यूब्यूल में, दिस वन इज ट्यूब्यूल। और फिर आप देखें, जो फिल्टर्ड ब्लड है, जो क्लीन ब्लड है, वो यहाँ से आगे का जो ब्लड है वो क्लीन हो चुका है, क्योंकि उसका जो भी वेस्ट है वो फिल्टर्ड हो गया। तो जो हमारा क्लीन ब्लड है वो आगे चला जाता है, और ये आगे भी कैपिलरी का ही नेटवर्क है, ब्लड कैपिलरी है ये, और ब्लड कैपिलरी ट्यूब्यूल के चारों तरफ इस तरह से घूमते हुए जाता है। और ये भी हमने आपको बताया था क्यों घूमता है ब्लड कैपिलरी। और ये ब्लड कैपिलरी
ग्लोमेरुलस से निकलने के बाद ये ब्लड कैपिलरी ट्यूब्यूल के चारों तरफ घूमते हुए चला जाता है और जा करके बनाता है रीनल वेन। ये रीनल वेन में मिल जाता है और फिर रीनल वेन जो है वो क्लीन ब्लड को आगे ले जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक चीज़ और भी देखा था कि जो ब्लड कैपिलरी है वो ट्यूब्यूल के चारों तरफ क्यों घूमता है, क्योंकि इस फिल्ट्रेट में आप देखिए ये फिल्टर जो यहाँ पर हुआ है, क्या क्या फिल्टर हुआ है, फिल्ट्रेट कंटेनिंग ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, साल्ट्स, वाटर एंड यूरिया, ये सारी चीज़ें फिल्टर्ड हो चुकी हैं। ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, साल्ट्स, वाटर एंड यूरिया। तो स्टूडेंट इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं जो फिल्टर्ड हो गई हैं, जैसे नहीं फिल्टर्ड होना चाहिए था। ग्लूकोज जो कि सिंपल प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट का, अमीनो एसिड सिंपल प्रोडक्ट है, सिंपल फॉर्म है प्रोटीन का, साल्ट उसमें इम्पॉर्टेंट साल्ट भी हो सकते हैं, और फिर वाटर, एक्स्ट्रा वाटर जो है उसे भी एब्जॉर्ब किया जा सकता है, उसे रीएब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को रीएब्जॉर्ब किया जाता है जब ये चीज़ें गुजर रही होती हैं, जब ये चीज़ें गुजर रही होती है यहाँ ट्यूब्यूल में से, तो जो हमारा ब्लड कैपिलरी है वो इन्हें रीएब्जॉर्ब कर लेता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन। इसको रीएब्जॉर्प्शन कहा जाता है, रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन स्टूडेंट ट्यूब्यूल्स से होता है। कौन कराता है? ब्लड कैपिलरी कराता है। क्यों कराता है? ताकि इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस जो फिल्टर्ड हो गए बोमेंस कैप्सूल से, जो फिल्टर्ड हो गए है ना, ग्लोमेरुलस में जो फिल्टर्ड हो गए इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, साल्ट, वाटर, इन्हें दोबारा एब्जॉर्ब किया जाए और मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर ही आगे यूरिन के साथ जाए। और फिर आप देखेंगे स्टूडेंट इस तरह से आगे फिल्टर्ड होने के बाद जब बहुत कम वाटर बचता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्यूब्यूल में आगे चलने के बाद आप क्या देखेंगे, और ट्यूब्यूल का एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देखें, नीचे भी आप देख सकते हैं रीअब्जॉर्प्शन किसका किसका हुआ है। रीअब्जॉर्प्शन देखिए, ग्लूकोज, सारे ग्लूकोज, वही तो ऑल ग्लूकोज, all amino acids, most salts, you see all glucose, all amino acids, most salts and most water, ये सब रीएब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। यहाँ पर ये रीएब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं ब्लड कैपिलरीज के द्वारा। यूरिया रीएब्जॉर्ब नहीं होता क्योंकि यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट है। और फिर आप देखें ट्यूब्यूल में आगे क्या क्या बचता है, कुछ वाटर, सम वाटर, सम साल्ट एंड ऑल यूरिया, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, यूरिन बनाते हैं। और वो यूरिन ट्यूब्यूल से होते हुए कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है और ये कलेक्टिंग डक्ट उन्हें यूरिनरी ब्लैडर में ले जाता है। सो दिस वाज स्टूडेंट द वर्किंग ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब यहां पर हम टेक्स्ट को देखते हैं। सो हियर द थिंग्स आर वेरी ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम डायग्राम पहले ही समझ के आए हैं, तो यहाँ पर समझने के लिए हमारे पास हाँ समझने में हमें डिफ़िकल्टी नहीं होगी।
हर एक नेफ्रॉन में स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखिए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, यहाँ पर हम देखते हैं हर एक नेफ्रॉन में कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोमेंस कैप्सूल कहा जाता है। उसके अंदर बंडल ऑफ कैपिलरीज होती है जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। और फिर आप देखें बंडल्स, बोमेंस कैप्सूल जो है वो जुड़ा होता है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से जिसे हम ट्यूब्यूल कहते हैं, और ये ट्यूब्यूल जो है वो आगे चल करके कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ जाता है। और फिर देखिए स्टूडेंट रीनल आर्टरी एंड रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जो है ये नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड इसको लाता है। ह्यूमन बीइंग में तो ये यूरिया को ही लाएगा, और उसके साथ साथ एक्सेस वाटर, साल्ट, ये सब होते हैं, इसको वो नेफ्रॉन के अंदर लाता है। और फिर जब ग्लोमेरुलस से होकर के गुजर रहे होते हैं ये ब्लड, तो उसमें से फिल्टर्ड हो जाता है वेस्ट, ये नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर, साल्ट, ये सब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से पास करते हैं और फिर आगे चल करके कलेक्टिंग डक्ट में जमा हो जाते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा होते हैं, और वहाँ से इन्हें ले जाया जाता है यूरेटर की मदद से यूरिनरी ब्लैडर में। फिर देखिए वही चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं, वेस्ट फिर यूरेटर से होकर के गुजरता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और अंत में इसे यूरेथ्रा से एक्सक्रीट कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और यहाँ पर स्टूडेंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट जैसे कि अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, साल्ट जो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, मतलब जो फिल्टर्ड हो जाते हैं ग्लोमेरुलस से और चले जाते हैं ट्यूब्यूल में, उन्हें ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब किया जाता है कैपिलरी के द्वारा। जब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रीनल वेन में जाता है तो उससे पहले ही उसे रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। हाँ, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से रीअब्जॉर्ब करके उसे रीनल वेन में भेज दिया जाता है कैपिलरीज के द्वारा। ओके, सो दैट वाज द टेक्स्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन। So this way we have seen the working of human excretory system। हमने दोनों डायग्राम देखा, तो आपको ये डायग्राम भी आना चाहिए, और उसके साथ साथ जब सीधा नेफ्रॉन के बारे में पूछे और ट्यूब्यूल का से कैसे रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो उसके लिए ये डायग्राम भी आपको आना चाहिए। दोनों डायग्राम यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं किडनी फेल्योर की तरफ। कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्सन का किडनी काम करना बंद कर देता है, और ऐसा किन वजहों से हो सकता है? हो सकता है किडनी में इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन इन द किडनी, there may be an infection in the kidney, या फिर किडनी में कोई इंजरी हो, या हाई ब्लड प्रेशर के कारण, या फिर हाई ब्लड शुगर लेवल के कारण, या फिर जो ब्लड फ्लो है वो किडनी में कम हो रहा हो, रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू द किडनी। इन सारी वजहों से किडनी जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, दे स्टॉप वर्किंग। और ऐसे कंडीशन में कंप्लीट फेलियर जब किडनी का हो जाता है, तो ऐसे केस में वेस्ट प्रोडक्ट है ना, यूरिया और वेस्ट प्रोडक्ट जो है ये जमा होने लगते हैं ब्लड में, ये ब्लड से फिल्टर नहीं होते। यहाँ तक कि जो वाटर का जो अमाउंट है, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन या रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था, वो भी रेगुलेट नहीं कर पाता है किडनी, और वाटर बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट होने लगता है। और इसकी वजह से कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके लिए सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उसके बॉडी में
वेस्ट प्रोडक्ट जमा होने लगता है और उसका ब्लड जल्द ही टॉक्सिक हो जाता है। तो इसके लिए स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें किडनी फेल्योर को ट्रीट कैसे कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इसका यही है, किडनी ट्रांसप्लांट, मतलब किडनी को चेंज करना, दूसरे ऑर्गेनिज्म का, दूसरे ह्यूमन बीइंग का किडनी, ह्यूमन जो पेशेंट है उसको ट्रांसप्लांट करना, उसके बॉडी में सर्जिकल ऑपरेशन करके उसको इम्प्लांट करते हैं। तो डैमेज किडनी को रिमूव किया जाता है इस प्रोसेस में, और एक हेल्दी पर्सन का मैचिंग किडनी जो है, हेल्दी पर्सन का मैचिंग किडनी वो ट्रांसप्लांट किया जाता है सर्जरी के द्वारा। तो ये इसको हम कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। ये एक तरीका है किडनी फेलियर को ट्रीट करने का। और दूसरा स्टूडेंट ये है डायलिसिस। कई बार किडनी ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं होता है, शायद इस वजह से कि वो डोनर नहीं मिल पाए, किडनी का सूटेबल डोनर नहीं मिल पाए, मैचिंग डोनर नहीं मिल पाए, तो किडनी ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं होता है। तो वहाँ उस वक्त किडनी मशीन का इस्तेमाल करते हैं, और किडनी मशीन भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है, वैसे ही ब्लड को फिल्टर करता है जैसे किडनी करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो ब्लड को क्लीन करता है, पेशेंट के ब्लड को क्लीन करता है और उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट करता है। बिल्कुल जैसे ह्यूमन किडनी जैसे काम करता है, बिल्कुल वैसे ही करता है ये भी। तो इसके दौरान क्या होता है कि पेशेंट के आर्टरी में से ब्लड को पेशेंट के आर्टरी में निडल इंजेक्ट किया जाता है, और वो निडल, उस निडल से ट्यूब जुड़ा रहता है, और वो ब्लड को पेशेंट के आर्म से ले करके वो डायलाइजिंग मशीन में ले जाता है, डायलिसिस मशीन में ले जाता है ना। लॉन्ग ट्यूब्स होते हैं, और डायलिसिस मशीन के अंदर लॉन्ग ट्यूब्स होते हैं जो बने होते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के, और उनके अंदर आप देखें आर कॉल्ड इन ए टैंक। डायलाइजिंग मशीन के अंदर लंबे लंबे ट्यूब्स होते हैं और जो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के बने होते हैं, जैसे हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है बिल्कुल वैसे ही। और फिर आप देखें इस टैंक के अंदर डायलाइजिंग सॉल्यूशन भी होता है। तो डायलाइजिंग सॉल्यूशन स्टूडेंट, उसका जो कंसंट्रेशन, वो ये सॉल्यूशन इसलिए दिया जाता है ताकि जो कंसंट्रेशन है उसका बिल्कुल जो हमारे ब्लड में जैसे कंसंट्रेशन होता है सब्सटेंसेस का, वैसे ही इसके अंदर भी होना चाहिए। तो डायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर वाटर, ग्लूकोज और साल्ट, इन तीनों चीज़ों की जो मात्रा होती है बिल्कुल वैसे ही होती है, उतनी ही रखी जाती है जितना हमारे नॉर्मल ब्लड में होता है, ताकि जब ब्लड उससे गुजरे, उस थिन ट्यूब से गुजरे, उस सॉल्यूशन से होकर के गुजरे, क्योंकि थिन ट्यूब एक सॉल्यूशन में, यहाँ पर आपने देखा होगा ये जो थिन ट्यूब है, लॉन्ग थिन ट्यूब्स, ये कॉल्ड इन ए टैंक कंटेनिंग डायलाइजिंग सॉल्यूशन। तो वो उसमें जो लंबे लंबे ट्यूब्स हैं उस सॉल्यूशन में डूबे हुए रहते हैं। तो उस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, थोड़ा सा डिफरेंस हो, इसके लिए बिल्कुल कंसंट्रेशन नॉर्मल ब्लड के जैसा मिले, इसलिए डायलाइजिंग सॉल्यूशन में ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। और जब पेशेंट का जो ब्लड है वो गुजरता है डायलाइजिंग सॉल्यूशन से, तो मोस्ट ऑफ द यूरिया, क्योंकि देखिए यूरिया जो है एक ऐसा चीज़ है जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन में नहीं है, उसका कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड में ज़्यादा है, जो ब्लड ट्यूब से होकर के गुजर रहा है उसमें ज़्यादा है, डायलाइजिंग सॉल्यूशन में कम है। तो जो यूरिया है वो डिफ्यूज़ कर जाता है, यूरिया पास कर जाता है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से, और फिर डायलाइजिंग सॉल्यूशन में चला जाता है। तो इस तरह से वेस्ट फिल्टर्ड हो जाता है। जबकि ग्लूकोज, देखिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट,
यहाँ पर इम्पोर्टेंस है डायलाइजिंग सॉल्यूशन में ये सारी चीज़ें डालने का, वाटर, ग्लूकोज और साल्ट। यदि ये नहीं डाला गया होता डायलाइजिंग सॉल्यूशन में, तो जब ब्लड ट्यूब से गुजर रहा होता तो ये सारी चीज़ें भी एब्जॉर्ब्ड हो जाती। इसलिए इन सारी चीज़ों को डाला गया पहले से ही, ताकि इक्वल कंसंट्रेशन इनका रहे, जिसकी वजह से कोई भी मूवमेंट जो ब्लड के अंदर जो वाटर है, जो ग्लूकोज है, जो साल्ट है, वो डायलाइजिंग सॉल्यूशन में ना आए, सिर्फ यूरिया आए। और उसके बाद इस तरह से हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर्ड हो जाता है पेशेंट का, और फिर क्लीन ब्लड जो है वो पेशेंट के वेन में पंप कर दिया जाता है, जो कि पेशेंट के आर्म से ही जुड़ा रहता है, उसी पेशेंट के आर्म से ही लेते हैं। तो यहाँ पर ये उसका लेवल डायग्राम है स्टूडेंट। द प्रिंसिपल ऑफ किडनी डायलिसिस मशीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टरी, इसमें से ब्लड को निकाला, और निकालने के बाद ये डर्टी ब्लड है, डर्टी ब्लड इस तरह से ये ट्यूब से पास कर रहा है ना। और जब ये ट्यूब से पास करता है तो यहाँ देखें इसके अंदर क्या है, ग्लूकोज है, साल्ट है, और फिर और ये जो बना हुआ है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का, जैसे सेलुलोज का बना हुआ है, तो इससे जब गुजर रहा होता है ब्लड तो इसमें से यूरिया फिल्टर्ड हो जाता है ना, वेस्ट सब्सटेंसेस निकल जाते हैं इससे, और फिर जो क्लीन ब्लड है वो पेशेंट के वेन में चला आता है, पेशेंट के वेन में चला जाता है। So this way student, we have completed the topic excretion in animals and excretion in human beings। यहाँ पर हम देखेंगे छोटा सा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में स्टूडेंट जो वेस्ट होते हैं, सबसे पहले देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट और इनका कैसे कैसे रिमूवल होता है वो। तो प्लांट्स में गैसियस वेस्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन के दौरान, और फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ये दोनों ही वेस्ट चूँकि गैसियस वेस्ट हैं इसलिए ये स्टोमेटा से रिमूव कर दिए जाते हैं। और एक्सेस वाटर जो होता है प्लांट में, ये भी स्टोमेटा के थ्रू रिमूव होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। लीफ के सरफेस पर से एक्सेस वाटर का वेपर के फॉर्म में रिमूव होना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। एंड स्टूडेंट आफ्टर दिस यू सी सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसे कि आप देखें जो कुछ वेस्ट जो होते हैं ये लीव्स में स्टोर्ड हो जाते हैं, और फिर जब लीव्स नीचे गिरते हैं तो उनके साथ ये शेड आउट हो जाते हैं, उनके साथ ये रिमूव्ड हो जाते हैं। लीव्स जब नीचे गिरते हैं, लीव्स जब शेड आउट होते हैं तो ये वेस्ट भी रिमूव्ड हो जाते हैं प्लांट से। और कुछ वेस्ट प्लांट जो है वो अपने वैक्यूल में स्टोर करके रखता है। वैक्यूल भी सेल के अंदर का स्टोरिंग पार्ट होता है, और आपने देखा होगा प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है वो साइज में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो वेस्ट को स्टोर करता है। और फिर आप देखें कुछ वेस्ट जैसे कि गम्स और रेजिन्स, गम्स एंड रेजिन्स ये चिपचिपे सब्सटेंसेस होते हैं। ये पुराने जाइलम सेल में स्टोर्ड रहते हैं, तो बार्क ऑफ ट्री से में ये स्टोर्ड रहते हैं। तो वहाँ पर ये आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें आपको गम्स एंड रेजिन्स देखने को मिलेगा, जैसे बबूल ट्री है ना, नीम ट्री, उसमें भी आपको गम्स मिलेगा देखने को। तो स्टूडेंट गम्स और रेजिन्स दोनों ही विस्कस सब्सटेंस है, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। गम एंड रेजिन्स, गम्स जो है ये वाटर में सॉल्युबल होता है, वाटर में घुल जाएगा, लेकिन रेजिन जो है वो वाटर में नहीं घुलता है। So there are some basic difference between gums and resins. और फिर आप देखेंगे स्टूडेंट कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो रूट्स के द्वारा भी रिमूव्ड हो जाते हैं, वो रूट्स से भी रिमूव होते हैं। तो ये सारे
तरीके हैं जिससे प्लांट भी एक्सक्रीशन करता है। तो ये रूट से रिमूव होकर के डायरेक्टली सॉइल में वो वेस्ट प्रोडक्ट मिल जाते हैं। सो दिस वे excretion takes place in plants. So student, with this we have completed our chapter life processes. Thank you for watching. Have a nice day.